हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग एक ऐसी इंडस्ट्री की बात करेंगे विच इज गोइंग थ्रू अ पेनफुल पीरियड राइट नाउ। एंड इतना पेनफुल पीरियड चल रहा है इस टाइम पे इंडस्ट्री में दैट बोथ द कंपनीज इन द इंडस्ट्री विच हैव बीन मोर देन 500 बैगर्स हैव फॉलन बाय ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइसेस हैव फॉलन बाय 50 to 60% के आसपास फ्रॉम द पीक। एंड विच इंडस्ट्री आर वी टॉकिंग अबाउट? सो टुडे वील बी डिस्कसिंग द अमाइंस इंडस्ट्री। एंड इंडस्ट्री एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपके साथ में एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना चाहता हूं कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग या फिर इन्वेस्टिंग में डिफरेंट बिजनेसेस में पहला आपका प्रिजम्पशन क्या होना चाहिए दैट 90% ऑफ द थिंग्स आर सिक्लिकल इन नेचर। सिक्लिकल इन नेचर का क्या मतलब कि साइकिल्स कीप ऑन कमिंग एंड दे कीप ऑन गोइंग। तो रिसेंटली मैंने एक बुक खत्म करी थी वापस, तो ये बुक मैं हर साल एक बार जरूर पढ़ता हूँ। नेम ऑफ द बुक इज कैपिटल रिटर्न बाय एडवर्ड चांसलर। एंड जो मैराथन एसेट मैनेजमेंट एक करके एक फर्म है, तो उन्होंने ये बुक लिखी है एंड उनकी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी पे। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल मॉडल है जो आप सबको समझना चाहिए कि एक सिक्लिकल इन्वेस्टिंग या फिर कैपिटल साइकिल होती क्या है। तो कैपिटल साइकिल में यूजुअली क्या होता है कि कभी कभी एक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इग्नोर हो जाती है। एंड जब इंडस्ट्री इग्नोर होने लग जाती है तो इस इंडस्ट्री की जो प्राइसिंग पावर है, प्रॉफिट पूल है, वो राइज करने लग जाता है। जैसे ही प्राइसिंग पावर और प्रॉफिट पूल राइज करता है तो वैसे जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होती है दे स्टार्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। एंड जैसे एग्जिस्टिंग कंपनीज दे स्टार्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, अगेन न्यू कॉम्पिटिशन सीज कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, हमें भी इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहिए। देन न्यू कॉम्पिटिशन एंटर्स इनटू द इंडस्ट्री। देन वापस फोर्थ फेज आ जाता है जब बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो जाए और आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड गोज बिलो योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड अगेन एक कैपिटल बस्ट हो जाता है। अब कोई भी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लीजिए, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री हो, चाहे वो इंजीनियरिंग पॉलीमर्स की इंडस्ट्री हो, चाहे वो किसी भी कमोडिटी बिजनेस की अगर आप इंडस्ट्री, चाहे वो किसी केमिकल प्रोडक्ट की इंडस्ट्री हो, कैपिटल साइकिल आपको हर इंडस्ट्री के अंदर प्ले आउट होते दिखेगी। एंड सिमिलरली अमाइंस इंडस्ट्री में सम ऑफ द प्रोडक्ट्स के अंदर कैपिटल साइकिल प्ले आउट हुई। So why are we studying this industry? Because we are trying to study businesses or industries which are going through pain period right now. And as a standard disclaimer, मैं आपको पहले ही बता दूं कि nothing is a buy sell recommendation in the video. We do not own any company discussed in the video. We are still tracking them क्योंकि as a value investor, as a deep value person, what ends up happening is that luck is when opportunity meets the prepared mind. तो prepared mind क्या है कि आप पहले ही अपना homework करके रखें, and this is the purpose of today's video. तो हम स्टार्ट करते हैं अमाइंस इंडस्ट्री के साथ कि अमाइंस इंडस्ट्री के अंदर क्या की एंट्री बैरियर्स हैं एंड व्हाट आर अमाइंस। सो अमाइंस आर सिंपली केमिकल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो बेसिकली आपके फार्मास्यूटिकल एंड एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर मेजरली यूज होते हैं। तो अगर आप अमाइंस का ओवर द ईयर्स यूसेज देखेंगे तो नियरली 50 to 60% जो एंड यूसेज ऑफ एलिफैटिक अमाइंस है दैट गेट्स डन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, whereas 25 to 30% ऑफ द एंड यूसेज ऑफ अमाइंस गेट्स डन इन द एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो माने ये एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के एक प्रॉक्सी इंडस्ट्री है कि अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बढ़ेगी तो साथ साथ अमाइंस भी बढ़ेंगे, अगर एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री बढ़ेगी तो साथ साथ अमाइंस भी बढ़ेंगे। दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म जो आप एक प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग बारे में सोच सकते हैं। पर अमाइंस इंडस्ट्री में क्या एंट्री बैरियर्स हैं एंड व्हाई इन इंडिया देयर आर ओनली टू प्लेयर्स इन एलिफैटिक अमाइंस? वन इज अल्काइल अमाइंस जो बालाजी अमाइंस से पुरानी कंपनी है एंड सेकंड इज बालाजी अमाइंस। सिंपल रीजन क्या है कि देयर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ एंट्री बैरियर। तो पहला की सोर्स ऑफ एंट्री बैरियर क्या है कि अमाइंस आर करोसिव इन नेचर। तो अमाइंस आर करोसिव इन नेचर का क्या मतलब है कि अमाइंस को आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, या फिर अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेज इट बिकम्स वेरी वेरी हजार्डियस, आग लग सकती है। देयर इज अ चांस दैट अमाइंस विल कैच फायर। सो दिस इज वाई अमाइंस इज अ लोकल इंडस्ट्री। अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंगे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स अ लोकल इंडस्ट्री जहाँ पे एक ओलिगोपोलिस्टिक सेटअप है, माने सिर्फ 3 या 4 ही प्लेयर होंगे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज में अमाइंस की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं एंड वहाँ के जो फार्मा एपीआई प्लेयर्स हैं या एग्रोकेमिकल प्लेयर्स हैं उनको सप्लाई कर रहे हैं। ये सिर्फ इंडिया का फिनोमिना ही नहीं है। अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई चेन देखते हैं अमाइंस की मेजर प्लेयर्स कौन से हैं, जिन आपको पता लगेगा कि यूरोप के अंदर BASF इज अ मेन प्लेयर ऑफ अमाइंस, देन आर्केमा इज वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स ऑफ अमाइंस। साथ साथ अगर आप चाइना के अंदर देखते हैं तो लक्ष्य इज वन ऑफ द मेजर प्लेयर ऑफ अमाइंस। देन साथ साथ एक और कंपनी है बाय द नेम ऑफ जैनडोंग फाइचिंग एसिड केमिकल्स। Then Mitsubishi Gas Chemicals जापान में is one of the major players of amines and KOEI करके एक और कंपनी है जापान की which is one of the major players of amines।
USA में Huntsman and Eastman are two major manufacturers of amines. And all over the world you will see this setup evolving कि it's an oligopolistic setup. हर एक इंडस्ट्री या फिर हर एक वर्ल्ड में जहाँ पे भी अमाइंस इंडस्ट्री है वहाँ पे सिर्फ 2, 3, 4 मैन्युफैक्चरर्स हैं, उससे ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स करोसिव नेचर एंड इसको ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है अगर आप ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज ट्रांसपोर्ट करें. दिस इज द फर्स्ट रीजन. सेकेंड रीजन इज कि अमाइंस बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड में फ्यू कंपनीज के पास ही है. जैसे अल्काइल अमाइंस ने तो एक वेस्टर्न प्लेयर से अपनी टेक्नोलॉजी ली थी, whereas if you look at बालाजी अमाइंस, तो बालाजी अमाइंस वाज द फर्स्ट प्लेयर टू डेवलप इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, माने खुद की टेक्नोलॉजी से अमाइंस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी, किसी और की सपोर्ट नहीं ली. सो दिस इज वन ऑफ द सेकेंड रीजन कि टेक्नोलॉजिकली दिस इज अ वेल गार्डेड इंडस्ट्री. थर्ड रीजन क्या है कि इस इंडस्ट्री में अगर आज आप अमाइंस का प्लांट लगा भी लेते हैं, सो दिस इज अ वेरी हाई कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, माने कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है एंड वेरी लो एसिड टर्न्स, मैक्सिमम एसिड टर्न 1.5x का है. जब तक आपके प्लांट की 55-60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं होगी तब तक यू विल नॉट ऑपरेशनली ब्रेक इवन. तो उसको ब्रेक इवन करने के लिए यू विल हैव टू हैव अप्रूवल्स फ्रॉम द कस्टमर्स. तो आज इमेजिन करते हैं आप अमाइंस का बिजनेस लगाना चाहते हैं एंड यू नीड टू हैव अप्रूवल्स फ्रॉम द कस्टमर्स. तो आज आप अमाइंस का प्लांट लगा लेंगे तभी अप्रूवल मिलेंगे. एंड अप्रूवल का अगर साइकिल ही 2-3 साल का है बिकॉज एंड यूजर्स आर रेगुलेटेड इंडस्ट्री इन नेचर. सो व्हाट विल एंड अप हैपनिंग इज कि आपका प्लांट 2-3 साल के लिए इनिशियली लॉसेज में ही रहेगा. सो दिस इज वन ऑफ द थर्ड की रीजंस कि ज़्यादा अमाइंस के अंदर प्लेयर्स क्यों नहीं आते, बिकॉज यहाँ पे एक हाई लाइक बैरियर टू एंट्री है बिकॉज लो एसेट टर्न्स इन नेचर एंड साथ साथ कैपिटल इंटेंसिव इन नेचर है एंड साथ साथ कस्टमर अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं बिकॉज दिस इज अ B2B बिजनेस. सो नॉट एवरी वन कैन डू दिस बिजनेस. सो दिस इज अ फोर्थ की रीजन वाई. इसके अलावा अगर आप अमाइंस इंडस्ट्री के एंट्री बैरियर देखते हैं देन यू विल ऑल्सो फाइंड कि कस्टमर स्टिकीनेस बहुत है यहाँ पे, कि कस्टमर काफ़ी टाइम के लिए आपके साथ रहता है एक बार ये अप्रूव हो जाए, क्योंकि एंड यूजर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है. एंड फाइनली क्या रीजन है कि आपको जहाँ पे कस्टमर का प्लांट है यू नीड टू हैव योर ओन प्लांट नियरर टू द कस्टमर, क्योंकि जितना प्लांट नियरर टू द कस्टमर रहेगा उतना इट विल बी ईजियर फॉर यू टू ट्रांसपोर्ट अमाइंस. So again, this also ends up becoming an entry barrier because you need to have your plant in proximity to the customer. उसके आपको पास लगाना पड़ेगा. So this is why this is an industry all over the world जहाँ पे एक oligopolistic setup है. अगर हम ग्लोबली देखते हैं तो अमाइंस इंडस्ट्री $4.9 मिलियन की साइज में, whereas अगर हम इंडियन अमाइंस इंडस्ट्री देखते हैं तो मैंने आपके लिए डेटा यहाँ पे 1997 से निकाला है जहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इंडियन अमाइंस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है. बिकॉज दिस डेटा विल हेल्प अस एट द टाइम ऑफ थीसिस एंड एंटी थीसिस पॉइंटर्स, क्योंकि यहाँ पे एक सिक्लिकलिटी का एलिमेंट रहता है कि जब भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्लो डाउन होगी एंड एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री स्लो डाउन होगी तो आपकी अमाइंस की भी ग्रोथ है बहुत नेचुरली स्लो डाउन हो जाएगी. But if you look at the data since 1997, then first look at alkyl amines. तो alkyl amines का जो रेवेन्यू था 1996 के अंदर था 43 करोड़ का, 1997 में 49 करोड़ का था. वैसे बालाजी अमाइंस का जो रेवेन्यू था वो 10 करोड़ का था 1996 में एंड 1997 में 12 करोड़ का था. फास्ट फॉरवर्ड टू 2000, alkyl amines का रेवेन्यू 80 करोड़ हुआ, बालाजी अमाइंस का 26 करोड़ हुआ. 2005 में बालाजी अमाइंस का रेवेन्यू 88 करोड़ था, alkyl amines का 100 करोड़ था. 2011 में अल्काइल अमाइंस का रेवेन्यू 232 करोड़ का था, वेराज यहाँ पे बालाजी अमाइंस का रेवेन्यू 347 करोड़ का था. तो बालाजी अमाइंस के रेवेन्यू में वी हैव टू रिमेंबर कि 1% ऑफ द रेवेन्यू ऑल्सो कम्स फ्रॉम द होटल बिजनेस. वेराज 2019 के अंदर बालाजी अमाइंस का रेवेन्यू 940 करोड़ का था, वेराज अल्काइल अमाइंस का 846 करोड़ का था. एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में बालाजी अमाइंस का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 2663 करोड़ का है, वेराज अल्काइल अमाइंस का जो रेवेन्यू आज 1700 करोड़ के आसपास का है. तो यहाँ पे व्हाट आई वांट यू टू फोकस ऑन आर द ईयर्स ऑफ 2014, 2015, 2016 एंड 2017. 2014 में देखेंगे तो बालाजी अमाइंस का रेवेन्यू 608 करोड़ से 2017 तक सिर्फ 668 करोड़ हुआ, तो बेयरली 10% एब्सोल्यूट ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years. वेराज अल्काइल अमाइंस का भी सिर्फ 10% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, 446 करोड़ से लेके 501 करोड़ तक. सिमिलरली अगर आप 1999 से लेके 2001 तक देखेंगे तो अल्काइल अमाइंस का जो रेवेन्यू था वो 80 करोड़ से 92 करोड़ के आसपास हुआ, तो बेयरली अ ग्रोथ ऑफ 10 to 12% एब्सोल्यूट ओवर द 2 to 3 year पीरियड. वेराज बालाजी अमाइंस का भी रेवेन्यू 24 करोड़ से 29 करोड़ हुआ, सो अगेन बेयरली अ ग्रोथ ऑफ 10 to 12%. तो why have I asked you to focus on these 2 time periods? Simple reason is क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री whenever it goes through a downturn period तो अमाइंस की भी वॉल्यूम ग्रोथ आपकी रुक जाती है. But amines industry over the long run since 1997 has grown its volumes at a pace of 10 to 15% per annum for the last 25 years. ऐसा सेटअप बहुत ही रेयर इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है.
बट क्योंकि एक वॉल्यूम लेड सिक्लिकलिटी है कि एंड कस्टमर पे अगर डिप्रेशन आ गया या रिसेशन आ गया तो आपकी भी वॉल्यूम्स दे एंड अप सफरिंग। तो अभी एक चांस है, यहाँ एक प्रोबेबिलिटी है, जब मैं आपके साथ टेक्निकल एनालिसिस करूंगा कि आज शायद से हम उस फेज के थ्रू जा रहे हैं। एंड द आइडिया इज टू स्टडी कंपनीज गोइंग थ्रू डीप पेन, ताकि आप इस वीडियो का फायदा आज से 1 साल बाद उठा पाए या 6 महीने बाद उठा पाए। एंड दिस इज द रीजन फॉर मेकिंग दिस वीडियो, दैट इज अ फॉलन 500 बैगर। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इंडस्ट्री के अंदर एक शैलो सिक्लिकलिटी का एलिमेंट है, बट 5 ईयर के अगर हम होराइजन्स में देखें तो इंडस्ट्री हैज ऑलवेज ग्रोन ओनली। तो एलिफेटिक अमाइंस को बनाने के क्या की रॉ मटेरियल है? तो फर्स्ट की रॉ मटेरियल क्या है? दैट इज अ प्रोडक्ट बाय द नेम ऑफ मेथनॉल। सेकंड की रॉ मटेरियल क्या है? अमोनिया। थर्ड की रॉ मटेरियल क्या है? एसिटिक एसिड। एंड फोर्थ की रॉ मटेरियल क्या है? इथेनॉल। तो काफी सारे रॉ मटेरियल इसमें से इंपोर्ट होते हैं, जैसे अगर मेथनॉल और अमोनिया की बात करें तो इंडिया में इंपोर्ट होता है। एसिटिक एसिड इंडिया में काफी कंपनीज बनाती है बट इंपोर्ट भी होता है इसका साथ साथ। इन साथ साथ जो एथेनॉल है अगेन इसका भी इंपोर्ट भी होता है एंड काफी सारी डोमेस्टिक कंपनीज भी बनाती है, बट मेजरली बालाजी अमाइंस और अल्काइल अमाइंस एथेनॉल को इंपोर्ट करती है। सो दिस इज द 4 प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अमाइंस। अब मैं इन 4 प्रोडक्ट्स की आपके साथ क्यों बात कर रहा हूँ? बिकॉज इन 4 प्रोडक्ट्स की भी प्राइसिंग में एक वेरिएबिलिटी रहती है। माने अमोनिया के प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, मेथनॉल के भी प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। बट व्हाट यू हैव टू सी ओवर हियर, इसकी अगर हम लास्ट 10 to 15 ईयर्स में देखें एंड इफ वी जस्ट एक्स आउट 2022 एंड 2021, तो 2012 से लेकर अगर 2020 तक आप ऑब्जर्व करते हैं, सो बालाजी अमाइंस एंड अल्काइल अमाइंस के जो मार्जिन हैं दे हैव बीन वेरी वेरी स्टेबल बिटवीन अ बैंड ऑफ 16 to 20%. So this just shows us कि it is not completely a cyclical industry when it comes to basically margins of the businesses. तो एक shallow pricing power है। 2021, 2022, 23 में क्या हुआ था वो तो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो एंटीथीसिस पॉइंटर में है कि लास्ट 2 years में क्या खराब हुआ। But this is why this industry has been very very structural in nature over if you look at 5 year horizons. अगर आप 5 महीने में देखेंगे, 6 महीने में देखेंगे तो ये एक्सरसाइज वेस्ट हो जाएगी, बट 3 year या 5 year horizons में देखेंगे तो इंडस्ट्री has created wealth over the years. तो ये तो इसके की रॉ मटेरियल्स हैं। बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, चाहे आप जितनी भी इंडस्ट्री एनालिसिस कर लें या बिजनेस एनालिसिस कर लें, इफ यू डू नॉट नो द 3 Ws ऑफ इन्वेस्टिंग, देन आपके लिए काफी सारे इंडस्ट्री एनालिसिस या स्टॉक एनालिसिस एट द एंड वेल जनरेट शायद से ना करें। व्हाट आर दोस 3 Ws ऑफ इन्वेस्टिंग? दैट इज व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल एंड व्हेन टू पिरामिड। And these three Ws of investing are really really important for a retail investor. Finally इसके साथ एक और W of investing क्या रहता है? What is the valuation of a company, या फिर कैसे you can find out intrinsic value of a stock. So these 2 aspects, that is 3 Ws and how to find intrinsic value of a stock, we have covered in our SOIC membership. क्योंकि selling framework आपको ज़्यादा लोग नहीं सिखाएंगे, क्योंकि selling is one of the trickiest things in investing. But we have dedicatedly worked on a selling framework कि आप एक selling framework कैसे adopt कर सकते हैं as a retail investor and अपना buying और selling system कैसे बना सकते हैं on the basis of fundamentals and technicals. So all these things are part of SOIC membership, जहाँ पे 5 levels हैं. That is first level जो आपको financial planning सिखाएगा, second level आपको business analysis सिखाएगा, third level will teach you how to find the intrinsic value of a stock, fourth level will teach you when to buy, when to sell and when to average, and साथ साथ fifth level will finally teach you कि आप एक stock idea ढूंढ कैसे सकते हैं, how to find these stocks independently. So link to register for the SOIC membership is there in the description below, and our purpose at SOIC membership is to make you a complete investor. You can use the coupon code SOIC bonus 10 for 10% off on the SOIC membership. Now going back to the analysis, तो अभी हम बालाजी अमाइंस एंड अल्काइल अमाइंस का हमने इंडस्ट्री एनालिसिस करा, तो हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी आज कंपनी इन क्वेश्चन है, दैट इज बालाजी अमाइंस। क्योंकि अल्काइल अमाइंस की तो हमने 2020 के मिड में एक वीडियो भी बनाई थी। तो जो हम बालाजी अमाइंस की बात करते हैं, तो बालाजी अमाइंस स्टार्ट कैसे हुई थी? तो बालाजी अमाइंस वाज स्टार्टेड वे बैक इन 1988, एंड 1988 में जब बालाजी अमाइंस स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने मिथाइल अमाइंस एंड इथाइल अमाइंस, जो 2 टाइप ऑफ एलिफेटिक अमाइंस है, इनकी प्रोडक्शन से स्टार्ट करा था। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कंपनी का था वो 1989 में स्टार्ट हुआ था मिथाइल अमाइंस का, एंड सोलापुर के अंदर फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था। इफ समवन इज वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम सोलापुर, तो आपको पता है कि बालाजी अमाइंस कितनी फेमस कंपनी है लोकली ओवर देयर, सो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। 1992 में R&D सेंटर लगाया हैदराबाद में। 1995 में जो मिथाइल अमाइंस के डेरिवेटिव्स हैं उसके प्रोडक्शन के अंदर गए, एंड फाइनली धीरे धीरे अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपैंड करते गए। पर अगर आप इनकी प्रमोटर फैमिली देखेंगे तो जो रेड्डी फैमिली है, दैट इज मिस्टर ए श्रीनिवास रेड्डी, मिस्टर डी राम रेड्डी, मिस्टर ए प्रताप रेड्डी,
मिस्टर राजेश्वर रेड्डी एंड हेमंत रेड्डी। तो पूरी फैमिली इज रन बाय प्रमोटर्स, तो माने प्रमोटर रन बिजनेस है एंड इट इज नॉट प्रोफेशनली मैनेज बिजनेस। एंड वन थिंग दैट इज इंटरेस्टिंग अबाउट द बिजनेस इज कि वैसे केमिकल इंडस्ट्री में वी हैव सीन कि बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स अच्छा करते हैं। टेक्नोक्रेट्स कौन होते हैं? जो लोग बेसिकली केमिकल बैकग्राउंड से हैं। जैसे आरती इंडस्ट्री में देखेंगे तो गोगरी फैमिली है, जैसे अल्काइल अमाइंस में देखेंगे तो कोठारी फैमिली है। सो व्हाट इज डिफरेंट अबाउट बालाजी अमाइंस इज कि नन ऑफ द प्रमोटर्स आर टेक्नोक्रेट्स, माने उनका केमिकल इंडस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं है। सो दे बिलोंग टू बिजनेस बैकग्राउंड्स और अदर बैकग्राउंड्स, बट स्टिल दे हैव डन really well when it comes to managing the business of Balaji Amines, because creating wealth over a long period of time and also being in a part of industry which is technologically intensive, and also having a portfolio of products where you are the only manufacturer of those products in India is something which is very interesting to see कि मैनेजमेंट का विजन क्या रहा है ओवर द इयर्स। तो यहाँ पे अगर हम बालाजी अमाइंस का आज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं तो इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। एक तो बेसिक एलिफैटिक अमाइंस है जिनकी हमने बात करी, मिथाइल अमाइंस और इथाइल अमाइंस। सेकंड है अमाइंस के डेरिवेटिव्स। अमाइंस के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? तो बेसिकली अगर आपने मिथाइल अमाइन का प्लांट बनाया तो उससे उसके डेरिवेटिव्स बन सकते हैं डाउनस्ट्रीम के अंदर, एंड दीज डेरिवेटिव्स हैव हायर वैल्यू एड। माने अगर मिथाइल अमाइन सपोज करते हैं एग्जांपल 60 रुपीज पर किलो पे बिक रहा होगा, तो जो डेरिवेटिव्स होंगे वो 100 रुपीज पर किलो पे बिक रहे होंगे या 80 रुपीज पर किलो पे बिक रहे होंगे, बिकॉज दीज आर डाउनस्ट्रीम केमिकल्स मेड आउट ऑफ इट। तो इनके सम ऑफ द मोस्ट फेमस डेरिवेटिव्स कौन से हैं? सो अमाइंस इंडस्ट्री में अगर आप पूछेंगे लार्जेस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, सो दैट इज अ प्रोडक्ट बाय द नेम ऑफ DMA HCl, जो आपकी डायबिटीज की मेडिसिन या फिर APIs के अंदर बहुत यूज होता है। तो DMA HCl की भी इनकी काफी बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। थर्ड फिर अगर देखते हैं अदर स्पेशलिटी अमाइंस में या अदर स्पेशलिटी केमिकल्स में, तो यहाँ पे इनका लार्जेस्ट प्रोडक्ट है बाय द नेम ऑफ DMF, दैट इज डी मिथाइल फ्लोराइड। तो टोटल अगर आप इनकी कैपेसिटीज देखते हैं मेजर केमिकल्स की, देन यू विल फाइंड लेटेस्ट प्रेजेंटेशन में कि मिथाइल अमाइंस की आज कैपेसिटी 48,000 टन की है, एंड जो न्यू कैपेसिटी आ रही है वो 40,000 टन की एक और आ रही है। DMA HCl की कैपेसिटी आज 31,000 टन की है, एंड जो नई कैपेसिटी आ रही है वो 7,500 टन की आ रही है, एंड इट विल मेक देम द कंट्रीज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। DMF की जो आज कैपेसिटी है डी मिथाइल फ्लोराइड की, जो एग्रोकेमिकल्स, फार्मा, पॉलीमर्स, पेट्रो, डाइज एंड पेंट्स में यूज होता है, आज 30,000 टन की कैपेसिटी एंड प्रपोज कैपेसिटी 30,000 टन की एक और आ रही है। तो DMF की जो मार्केट है आज 1 लाख to 1,20,000 टन की है इंडिया में, एंड रेस्ट ऑफ द DMF इज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना एंड सऊदी अरेबिया। ये पॉइंटर दिमाग में जरूर रखना जब हम एंटीथीसिस पॉइंटर्स की बात करेंगे, क्योंकि DMF के अंदर एक प्राइसिंग का चैलेंज इन्हें ओवर द इयर्स रहा है। इसके अलावा अगर हम इनकी कैपेसिटीज देखते हैं तो असीटोनिट्राइल में 9,000 टन की कैपेसिटी है। तो असीटोनिट्राइल एक सॉल्वेंट है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, एंड असीटोनिट्राइल के अंदर क्या हुआ है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक क्लीन सॉल्वेंट की डिमांड बहुत आई है, ग्रीन एंड क्लीन सॉल्वेंट की। तो पहले असीटोनिट्राइल जो बेसिकली बनता था विच वॉज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्रेलोनिट्राइल, सो दैट वॉज मोर पोल्यूटिंग इन नेचर। तो असीटोनिट्राइल विच इज मेड वाया असीटिक एसिड रूट, जो अल्काइल अमाइंस और बालाजी अमाइंस बनाते हैं, दैट इज मच क्लीनर इन नेचर। एंड फार्मास्यूटिकल में क्योंकि रेगुलेशंस भी बढ़ रही है, एंड बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रीनर केमिस्ट्री एंड ब्राइटर टुमारो, तो असीटोनिट्राइल का यूसेज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर काफी बढ़ गया। तो अभी इनकी रिसेंट कैपेसिटी है 9,000 टन पर एनम की, एंड यहाँ पे ये एडिशन कितना कर रहे हैं कैपेसिटी का? सो 9,000 टन पर एनम से ये कैपेसिटी 15,000 टन पर एनम की एडिशनली ऐड कर रहे हैं असीटोनिट्राइल में। इसके अलावा ये इंडिया में एक और प्रोडक्ट लेके आए हैं, दैट इज बाय द नेम ऑफ डी मिथाइल कार्बोनेट, एंड डी मिथाइल कार्बोनेट का भी यूसेज फार्मास्यूटिकल में, पॉलीकार्बोनेट में, एंड जो लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर यूसेज है। एंड व्हाट आर दी अदर प्रोडक्ट्स दैट दे हैव लॉन्च फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? अगेन ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड एग्रो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, that is by the name of butyl amines, which is used in pharmaceutical and agrochemical. And finally एक propylene एक और product है by the name of propylene glycol, which is used in the pharmaceutical industry. So nature of the business has been to be an import substitutor, माने import substitution products launch करना, and काफी सारे import substitution products जैसे propylene glycol हो गया, इसके अलावा DMC की बात करें, फिर DMF की बात करें, सो ऑल दीज प्रोडक्ट्स में देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर इन द कंट्री, दैट इज बालाजी अमाइंस। तो ये तो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। हम बालाजी स्पेशलिटी अमाइंस की भी बात करेंगे, क्योंकि बालाजी स्पेशलिटी अमाइंस इनकी सब्सिडरी है जो होली ओन्ड नहीं है बाय बालाजी अमाइंस। तो जो बालाजी अमाइंस के शेयर होल्डर्स हैं वो इस सब्सिडरी में फुल ओनर्स नहीं है, तो इस वजह से सब्सिडरी का सेपरेट IPO भी आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं
तो की कस्टमर्स कौन है बालाजी अमाइंस के? अमाइंस के अंदर जुबिलेंट लाइफ साइंसेज है, सिप्ला है, कोरोमंडल है, डॉक्टर रेड्डीज है, ऑरोबिंदो है, पिरामल है, देन इसके अलावा लुपिन है, थर्मैक्स है, हेट्रो है। तो माने फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। अमाइन डेरिवेटिव में वोकार्डेट है, नैटको है, राइट। इसके अलावा कोरेस है, इप्का है, ग्रैन्यूल्स है, आल्टी ड्रग्स है, सन फार्मा है। एंड स्पेशलिटी इन अदर केमिकल्स के अंदर चेन्नई पेट्रोकेमिकल लिमिटेड है, इंडियन ऑयल है, एचपी है, कैडला फार्मास्यूटिकल्स है, माइलन है, क्लैरियंट केमिकल्स है, हाइकल है। एंड दीज आर सम ऑफ द कंपनीज दैट आर बेसिकली कस्टमर्स ऑफ लाइक बालाजी अमाइंस। ओवर द इयर्स अगर हम बिजनेस की ईबिटा ग्रोथ, पैट ग्रोथ एंड ईबिटा मार्जिन्स देखते हैं तो अगर आप 2018 से इनकी सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 858 करोड़ से सेल्स बढ़ के 2021 में 1308 करोड़ की हो गई। एंड 2021 से लेके अभी तक सेल्स हैव डबल्ड। तो वैसे अमाइंस इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट 10% है पर एनम, बट यू कैन क्लियरली सी कि मीन ग्रोथ रेट से सेल्स ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से ज्यादा बढ़ गई। वन ऑफ द रीजन इज कि प्रोडक्ट प्राइसेस बहुत बढ़ गए एंड सेकंड रीजन इज कि एक स्टॉकिंग अप का एलिमेंट हुआ फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री के अंदर। ईबिटा ग्रोथ देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तो 2018 में 182 करोड़ के थे जो बढ़ के ट्रेलिंग 12 मंथ में 710 करोड़ के हो गए। एंड थोड़ा सा टेपरिंग ऑफ इस क्वार्टर से स्टार्ट हुआ है जब 215 करोड़ का Q1 ऑफ FY23 में जो ईबिटा था वो गिर के अब 128 करोड़ का हो गया। एंड जो भी ओवर अर्निंग का एलिमेंट था, अगर आप स्टैंड अलोन पे देखते हैं बालाजी अमाइंस को, जो एल्काइल अमाइंस वाला बिजनेस है एलिफैटिक अमाइंस का, तो आप देखेंगे ईबिटा हैज गॉन वन ऑफ द लोएस्ट एवर, दैट इज 13%। Whereas अगर आप कंसोलिडेटेड पे देखते हैं, क्योंकि बालाजी स्पेशलिटी भी उसके अंदर है जो इनकी 55% ओन सब्सिडरी है, वहां पे 22% के आसपास आपको ईबिटा मार्जिन दिखेगा। सेकेंडली अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो सोलापुर में फर्स्ट केपेक्स प्रोजेक्ट था जो बालाजी स्पेशलिटी के लिए था, तो 2020 में कहीं वो स्टार्ट हुआ, राइट। एंड 2020 में स्टार्ट होने के बाद नियरली कंपनी ने सोलापुर के प्रोजेक्ट में 2018 से लेके अभी 2022 तक नियरली कंपनी ने क्लोज टू 350 to 400 करोड़ के आसपास का कैपेक्स करा है। एंड बैलेंस शीट पे भी देखेंगे तो फिक्स एसेट्स 320 करोड़ से एक्सपैंड हो गए 784 करोड़ तक हो गए। एंड दिस विल गिव यू एन आइडिया कि कंपनी के अभी फाइनेंशियल्स के अंदर क्या चल रहा है। एंड जो मार्जिन थे बालाजी अमाइंस के यूजुअली 20 to 21% के बीच के ऑलमोस्ट 27 to 28% तक चले गए। एंड इस टाइम पे मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल्स में डायरेक्टली खुद ही बोल रही थी कि 27-28% मार्जिन सस्टेनेबल नहीं है, मे बी 22 to 24% सस्टेनेबल है, और पहले मैनेजमेंट 20 to 22% सस्टेनेबल मान के चलती थी। पर यहाँ पे आपको क्या देखना है कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखना है फाइनेंस में कि जब भी सेल्स ग्रोथ होती है तो वेदर वो वॉल्यूम ग्रोथ हो रही है या वैल्यू ग्रोथ हो रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब भी कंपनी एनालिसिस कर रहे हैं, किसी भी B2B बिजनेस को एनालाइज करते हैं। तो एल्काइल अमाइंस के केस में या बालाजी अमाइंस के केस में, दोनों के केस में वॉल्यूम ग्रोथ तो थी बट साथ साथ वैल्यू ग्रोथ भी थी। वैल्यू ग्रोथ कैसे थी आप ये समझिए कि असीटोनिट्राइल के जो प्रोडक्ट के प्राइसेस 160 to 180 रुपीज पर किलो होते थे वो बढ़ के ऑलमोस्ट 270 to 280 रुपीज पर किलो पे चला गया, बिकॉज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से डिमांड बहुत आ गई। एंड आज वो प्राइसेस वापस गिर के 170 to 180 रुपीज पर किलो के आसपास आ गए, अगेन बैक टू एवरेज। सेकेंडली जब हम डी मिथाइल फ्लोराइड की बात करते हैं, जब हम DMF की बात करते हैं, तो DMF के एक टाइम पे प्राइसेस 80 to 90 रुपीज पर किलो के थे जो ऑलमोस्ट वहां से अगेन डबल हो गए, 160 to 180 रुपीज पर किलो के आसपास चले गए, क्योंकि चाइना से इन चीजों का इंपोर्ट बंद हो गया। बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड आफ्टर चाइना रीओपनिंग एंड सऊदी अरेबिया एज वेल, तो दोनों जगह से इस प्रोडक्ट की बीच में डंपिंग स्टार्ट हो गई। एंड अगर आज आप इंडिया मार्ट के ऊपर देखते हैं, तिजोरी फाइनेंस के ऊपर देखते हैं, तो इंडिया मार्ट पे देखेंगे तो 85 रुपीज पर किलो पे वापस DMF मिल रहा है, जिसका बालाजी अमाइंस प्रोड्यूसर है कंट्री में। सो अगेन जो ओवर अर्निंग थी, जो 27 से 28% का ईबिटा मार्जिन चला गया था, नाउ दैट इज स्लोली गोइंग अवे एंड गेटिंग बैक टू एवरेज। एंड हो सकता है, क्योंकि हमेशा एक्सट्रीम एंड पे तो रहता नहीं, हो सकता है अदर एंड पे भी चला जाए कि इट माइट इवन गो बिलो एवरेज फॉर अ वाइल, बिकॉज प्रोडक्ट प्राइसेस आर स्टिल फॉलिंग। अगर आप ये तिजोरी फाइनेंस के ऊपर रॉ मटेरियल ट्रैकर देखते हैं, तो ये तिजोरी फाइनेंस का एक वंडरफुल यूसेज वाला टूल है। तो यू विल गेट कि ऑलमोस्ट 40% प्लस से फॉल है ईयर टू डेट इन द प्राइसेस ऑफ असीटोनिट्राइल एंड इन द प्राइसेस ऑफ डीमिथाइल फ्लोराइड। तो लास्ट ईयर ऑपोजिट था, ऑलमोस्ट 100% या 80% का गेन था दोनों प्राइसेस में। इस वजह से एल्काइल अमाइंस के मार्जिन्स और बालाजी अमाइंस मार्जिन्स दोनों ही अच्छे लग रहे थे। जस्ट टू प्रूव माई पॉइंट टू यू, पहले मैं आपको यहाँ पे एल्काइल अमाइंस के मार्जिन्स दिखाता हूँ कि एल्काइल अमाइंस के जो मार्जिन्स उनको क्या हुआ था। तो एल्काइल अमाइंस के अगर आप मार्जिन्स नोटिस करते हैं तो एल्काइल अमाइंस के मार्जिन्स दिसंबर 2020 में 38% के चले गए थे, बिकॉज असीटोनिट्राइल प्राइसेस बढ़ रहे थे। एंड 2021 में 28%, सितंबर 2021 में 22%, एंड अब जाके नॉर्मलाइज हो गए 18% के आसपास।
तो फुल फाइनेंशियल ईयर मार्जिन देखेंगे 2021 में 35% के हो गए थे, एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर मी टू सेल अल्काइल अमाइंस बिकॉज दीज मार्जिन आर नेवर एवर सस्टेनेबल। ओवर द लॉन्ग रन देखें अल्काइल अमाइन के जो मार्जिन है वो 19% के आसपास के थे, ये 27, 35, 26 के आसपास, दिस वाज एन अनॉमली। तो दीज मार्जिन वर नेवर एवर सस्टेनेबल, मैनेजमेंट्स खुद ही ये कॉन कॉल्स में बता रही थी। सिमिलरली बालाजी अमाइंस के केस में देखेंगे तो फुल फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में मार्जिन 29 से 27% चले गए, whereas over a period of time 21 और 19% के बीच में मार्जिन थे। सो दिस इज द रीजन वाई while you are analyzing businesses वॉल्यूम और वैल्यू ब्रेकअप करना बहुत जरूरी है। और अगर आप बालाजी अमाइंस के केस में देखेंगे तो वेदर इट वाज वॉल्यूम लेड ग्रोथ या वैल्यू लेड ग्रोथ, तो यहाँ पे आपको एक और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि बालाजी अमाइंस के केस में अगर आप Q1 FY19 में देखते हैं तो इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी या जो वॉल्यूम्स सोल्ड थी 21,679 की थी, whereas जो Q2 FY23 में 23,253 की हुई, एंड दिस वॉज प्राइमरी बिकॉज ऑफ वन थिंग। इवन तो आपके बेस बिजनेस की वॉल्यूम्स उतनी ज़्यादा ग्रो नहीं हुई, बट मिथाइल अमाइंस का जो डाउनवर्ड डाउनस्ट्रीम में यूसेज था वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया क्योंकि नए इन्होंने वो लॉन्च कर दिए प्रोडक्ट्स। तो ईबिटा पर किलो की ग्रोथ देखते हैं बालाजी अमाइंस में, माने पर किलो ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड आप कितने का बेच रहे हैं, बिकॉज न्यूअर प्रोडक्ट्स वर एडेड। So realization went from 106 rupees per kilo to almost 192 rupees per kilo. Whereas EBITDA per kilo went from 18 rupees per kilo to a peak of 58 rupees per kilo. सो आई थिंक एक मीन रिवर्जन का चांस जरूर रहता है ऐसे बिजनेसेस में जब उनको पढ़ रहे हैं। तो वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ करना आपके लिए इज अ मस्ट एक्सरसाइज अगर आप केमिकल बिजनेस कर रहे हैं, B2B कर रहे हैं, एंड कंपनीज में जब हेडविंड्स आती है तो रिवर्जन टू मीन होना एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी हो ही जा सकता। तो ये तो हमने बात करी थोड़े से एंटीथीसिस पॉइंटर की। और अगर हम एंटीथीसिस पॉइंटर की बात करें बालाजी अमाइंस में, तो जो बालाजी अमाइंस की एक सब्सिडरी है बाय द नेम ऑफ बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स। सो बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स में बालाजी अमाइंस का 55% स्टेक है, whereas remaining 45% is owned by promoters privately. तो जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं they are not full owners of Balaji Specialty Chemicals. तो it is something similar to what happened in APL Apollo and Apollo Tricot. सो अगेन यहाँ पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आपको हर एक P&L स्टेटमेंट पे दिखेगा। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट माने कि इस कंपनी का जो बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स का 45% पैट के जो ओनर है दैट इज प्राइवेट एंटिटीज ऑफ द प्रमोटर फैमिली, एंड अगेन वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में आपको हर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर दिखेगी। सो अगेन दिस इज अ स्ट्रक्चर, तो सिंपल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर नहीं है डेफिनेटली आई विल से, बट अगेन अ लॉट ऑफ बिजनेस फैमिलीज इन इंडिया डू दिस, बट दिस इज समथिंग यू नीड टू टेक नोटिस ऑफ एज वेल वैल्यू वैल्यूइंग दीज कंपनीज, क्योंकि बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है दे आर वन ऑफ द सोल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ दोज प्रोडक्ट्स इन इंडिया। कैसे कैसे प्रोडक्ट्स हैं, तो एक प्रोडक्ट है बाय द नेम ऑफ EDA दैट इज एथिलीन डायमाइन, फिर पिपराजीन है, फिर डी एथाइल अमाइन है, फिर मिक्सचर ऑफ अदर अमाइंस है, एंड लाइसेंस कैपेसिटी यहाँ पे 45,330 टन के आसपास की है। एंड मोर ओवर अगर आप कंसोलिडेटेड में देखेंगे बालाजी अमाइंस के, तो बालाजी अमाइंस के जो मार्जिन हैं कंसोलिडेटेड में ज़्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं, बिकॉज सब्सिडरी के पास जो प्रोडक्ट्स हैं तो दोज प्रोडक्ट्स आर हायर मार्जिन इन नेचर एज कंपेयर टू स्टैंड अलोन बिजनेस ऑफ बालाजी अमाइंस। सो दिस इज ऑल्सो वन रिस्क फैक्टर दैट यू नीड टू कंसिडर। थर्ड रिस्क फैक्टर जो काफ़ी टाइम से बहुत सालों से बात चल रही है कि बालाजी अमाइंस का एक होटल है जो एक 5 स्टार होटल है सोलापुर में, एंड एक केमिकल कंपनी का होटल में क्या रोल है, बट अगेन ओवर द ईयर्स क्या हुआ है क्योंकि उस होटल के अंदर एक्सपेंशन नहीं हुआ और पैसा नहीं गया, तो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप बालाजी अमाइंस की बैलेंस शीट के ऊपर देखते हैं देन यू विल फाइंड कि बालाजी अमाइंस की जो बैलेंस शीट है इसमें FY22 दैट इज फाइनेंशियल ईयर 22 में ऑलमोस्ट 1400 करोड़ का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से लेस देन 10% कैपिटल एम्प्लॉयड होटल बिजनेस के अंदर और CFL लैम्प बिजनेस के अंदर है, whereas majority of the capital employed is in the chemical business that is more than 85 to 90% of the capital employed is in that business. तो ये भी अब इतना बड़ा एंटीथीसिस पॉइंटर नहीं रह गया, बट डेफिनेटली लाइक अल्काइल अमाइंस जहाँ पे एक सिंपल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वैसा बालाजी अमाइंस के अंदर नहीं है, राइट। तो बालाजी अमाइंस के अंदर डेफिनेटली 2-3 चीजें जो है, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई बालाजी अमाइंस ट्रेड्स एट अ डिस्काउंट टू अल्काइल अमाइंस। तो ये एक वन ऑफ द रीजंस भी है। एंड बालाजी अमाइंस की जो सब्सिडरी है बालाजी स्पेशलिटी, तो रिसेंटली इन्होंने अपने IPO डॉक्यूमेंट्स के लिए भी फाइल करा है, एंड फाइनेंशियल ईयर 23 या फाइनेंशियल ईयर 24 में देर इज अ चांस कि इनका IPO आ जाए, तो इन्होंने DRHP फाइल करा है। तो आप DRHP को और डिटेल में पढ़ के इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है आप उसको और डिटेल में देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं ग्रोथ ट्रिगर्स, ग्रोथ ड्राइवर्स एंड इनकी तरफ। तो बालाजी अमाइंस का भी एक 350 करोड़ to 400 करोड़ का एक और केपेक्स चल रहा है,
एंड इस केपेक्स में ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में आज तक लॉन्च नहीं हुए, बालाजी माइंस कर रही है। दैट इज प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। सेकेंड प्रोडक्ट जो यहाँ पे आ रहा है दैट इज बाय द नेम ऑफ डीमिथाइल कार्बोनेट, जो लिथियम बैटरीज में यूज हो रहा है एंड जिसका यूसेज पॉलीकार्बोनेट के अंदर है। फिर डीएमएफ की कैपेसिटी डबल कर रहे हैं, पर डीएमएफ के प्राइसेस इस टाइम पे कोलैप्स हो गए हैं, सो दैट इज समथिंग टू रिमेंबर। एंड फाइनली असीटोनिट्राइल की एक यूनिक टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं विच दे क्लेम कि किसी और के पास नहीं है अभी। So these are the 4 capexes which are happening, and management guidance क्या है कि by FY25 end they will be doing 4,000 crores of revenue with EBITDA margins again 22 to 25% के बीच में कुछ भी हो सकते हैं depending upon the pricing of the key end products. But FY24 में more or less it could be flattish or there could be some growth. This is as per the interview of the management. हमारा इसमें कोई भी estimate नहीं है। बट वैल्यूएशन वाइज इन इंडस्ट्रीज को हमें तब पढ़ना चाहिए जब इन इंडस्ट्रीज के अंदर डाउनटर्न आए, क्योंकि हो सकता है 6 to 7 क्वार्टर्स का पेन पीरियड हो ऐसी इंडस्ट्रीज में। बट देन यू हैव टू रिमेंबर कि जब पेन पीरियड आ रहा है तो आपको इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को याद रखना है, एंड देन आपको यू हैव टू कीप एनालाइजिंग द वैल्यूएशंस इंडिपेंडेंटली कि आज यहाँ से कितना सस्ता लग रहा है, 2-3 years फॉरवर्ड क्या हो सकता है, या फिर 1 year अगो क्या हो रहा था, क्या मार्जिन नॉर्मलाइज हो गए या नहीं हो गए। This is how I am personally thinking about this industry, right? And again, I am not invested in the industry. I am just giving you a standard disclaimer. इसके साथ साथ हम एक टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे बालाजी माइंस का, जिससे हमारे पूरे डाउट क्लियर हो जाए कि इस टाइम पे ये इंडस्ट्री किस स्टेज में एंड व्हाट हैज बीन हैपनिंग विद इन द बिजनेस। तो यहाँ पे हम टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं बालाजी माइंस और अल्काइल माइंस के। सो अगेन यहाँ पे सिंपली दिस इज अ टूल विच इज डेवलप्ड बाय अस फॉर SYC स्टूडेंट्स। तो अगेन जो L4 कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ उनके लिए इसमें क्वालिफिकेशन प्रोसेस है करने का। सो अगेन यहाँ पे क्या है कि अगर आप ग्रीन वाला एरिया देखते हैं बैकग्राउंड में, सो दिस विल शो कि इट इज रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग निफ्टी, एंड रेड एरिया शोइंग इट इज रिलेटिवली अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी। एंड these जो ये जो ग्रीन पॉइंटर्स हैं, दिस शोज की वॉलिटिलिटी इज इन फेवर ऑफ द बिजनेस, एंड लाइक रेड पॉइंटर्स शो वॉलिटिलिटी इज अगेंस्ट इट। तो यहाँ पे हम 30 लाइक जो मंथली मूविंग एवरेज यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सो ऑलमोस्ट 2.5 years की मूविंग एवरेज है बालाजी अमाइंस में एंड अल्काइल अमाइंस में। तो अल्काइल अमाइंस के केस में चेक करते हैं तो अगेन एज पर अगर हम टूल पे देख रहे हैं तो 2010 से लेके 2015 तक एक फेवरेबल साइकिल थी अल्काइल अमाइंस के अंदर। एंड सिमिलरली अगर आप बालाजी अमाइंस में देखते हैं तो 2009 से लेके एटलीस्ट 2013 तक एक फेवरेबल साइकिल थी। देन उसके बाद फेवरेबल साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुई, 2014 से, राइट, जिसको हम स्टेज 2 कहते हैं, एंड 2014 से लास्ट करी टिल 2018। एंड देन उसके बाद थर्ड फेवरेबल साइकिल कहाँ स्टार्ट हुई, यहाँ पे स्टार्ट हुई, दैट इज इन 2020, एंड उसके बाद कहाँ तक लास्ट करी, दैट इज टिल अ पीक ऑफ ऑलमोस्ट 5,128 रुपीज, दैट इज ऑलमोस्ट टिल 1 October 2021। वेराज अल्काइल अमाइंस के केस में देखते हैं, सिमिलरली अल्काइल अमाइंस की जैसी 15 के अंदर फेवरेबल साइकिल खत्म हुई, उसके बाद 3 years ऑफ फ्लैटिशनेस, क्योंकि US FDA के बहुत सारे ऑडिट्स हो गए थे खराब वाले फार्मा कंपनीज पे। देन 2017 में एक फेवरेबल साइकिल स्टार्ट हुई विच एंडेड ऑन 3rd Jan 2022, and I think the selling got triggered as per the tool at a price of 3,600 to 3,700 rupees, and today the price is at 2,500 rupees. I think tool के selling के बाद भी it has gone down by almost 30 to 40% from there, right? And अभी दोनों कंपनीज के अंदर आप देखेंगे तो दोनों कंपनीज के अंदर मंथली चार्ट्स के अंदर इफ यू ऑब्जर्व तो दोनों कंपनीज क्योंकि सेम इंडस्ट्री सेम साइकिल्स हैं, अगर आप वीकली चार्ट्स पे भी आएंगे, इफ यू जस्ट चेक दिस वंस, दैट अगेन यहाँ पे अभी स्टेज 4 चल रहा है, वेराज अल्काइल अमाइंस के केस में भी इस टाइम पे स्टेज 4 चल रहा है। आई विल हाईली सजेस्ट यू टू वॉच आवर वीडियो ऑन स्टेज एनालिसिस, इट विल गिव यू एन आइडिया कि स्टेज 4 के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, व्हेन बिजनेस के अंदर कुछ खराब हो रहा हो एंड देयर इज नो लाइक समथिंग डिफरेंट दैट इज हैपनिंग विद इन द बिजनेस। सो करेंटली बोथ द बिजनेस आर इन स्टेज 4 राइट नाउ। सो होपफुली दिस गिव्स यू एन आइडिया अबाउट टेक्निकल एनालिसिस कि दोनों बिजनेसेस की अभी साइकिल कहाँ पे चल रही है, कि दोनों बिजनेस के अंदर अभी डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है। सो एज अ डीप वैल्यू इन्वेस्टर, एज अ वैल्यू इन्वेस्टर, दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम यू एंड अप स्टडिंग द बिजनेसेस इन डेप्थ, एंड these will give you an idea कि कैसे एक बिजनेस को साइकिल्स में एनालाइज करना चाहिए, एंड कैसे यूजिंग अ मिक्स ऑफ वैल्यूएशंस एंड टेक्निकल्स यू कैन सॉर्ट ऑफ like partly get the cycles right. You can never be 100 out of 100, but even if you get your timing partly right, 60-70% out of 100, then again it can make a huge difference to your XIRRs. So this is just an idea कि हम लोग कैसे देखते हैं। बाकी again disclaimer है कि this is not a buy or sell video. With this we'll go towards the conclusion of the video.
थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड होपफुली इस वीडियो में आपने ये सारी चीजें सीखी होंगी कि एक इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को कैसे एनालाइज करते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स को कैसे देखते हैं, कंपनी क्या क्या केपेक्स कर रही है उसको कैसे देखते हैं, हाउ टू लुक एट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज, बिजनेस हिस्ट्रीज एंड साथ साथ वैल्यूएशंस और टेक्निकल्स का आप एक मिक्सचर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि वैल्यूएशन वाइज आपको हमेशा लगेगा कि आज बालाजी अमाइन 17 या 18 की पीप है, बट हो सकता है कि वो जो अर्निंग्स का जो इन्फ्लेशन था दैट कैन गो डाउन एंड अर्निंग्स शायद से नॉर्मलाइज हो जाए, जो Q3 ऑफ FY23 से होना स्टार्ट हुआ है। तो एज एन इन्वेस्टर मैं क्या करूंगा कि मैं अल्काइल अमाइंस और बालाजी अमाइंस की दोनों की कमेंट्री को ट्रैक करूंगा, दोनों के फंडामेंटल्स को ट्रैक करूंगा कि मार्जिन्स कहाँ जाके सेटल होते हैं, दोनों की इंडस्ट्री साइकिल को ट्रैक करूंगा कि एपीआई और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। जैसे इस क्वार्टर से एपीआई इंडस्ट्री का जो रिवाइवल है स्टार्ट हुआ है, बट एग्रोकेमिकल वालों का इस क्वार्टर से जो एक्चुअली डाउन टर्न था वो स्टार्ट हो गए। तो आई विल ट्रैक दीज पॉइंटर्स एंड फाइनली आई विल ट्रैक द टेक्निकल्स ऑफ बोथ द कंपनीज कि आई विल एक्चुअली वेट फॉर अ बेस फॉर्मेशन टू हैपन। बेस फॉर्मेशन वाले जहां पे कोई बायर्स और सेलर्स को इंटरेस्ट नहीं है एंड द स्टॉक गोज इन अ साइडवेज ट्रेंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट इज अगेन एज अ वैल्यू इन्वेस्टर दैट इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ टाइम कि आप इसको और ज्यादा अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक कैसे स्क्रैच से बिजनेस एनालिसिस करते हैं अच्छे से समझ आएगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपकी इस वीडियो से क्या की लर्निंग्स थी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन। होप टू सी इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC। जय हिंद।